साबिर का वजूद अरब के कबीलों में हर तरफ फैला हुआ था। हर कबीले का अपना एक सरदार होता था। उन्हीं सरदारों में से एक सरदार ने एक बैल पाल रखा था। यह बैल उसे बेहद प्रिय था। सरदार ने उसे पूरी तरह से आजाद छोड़ रखा था। वह बैल जहां चाहता वहां जाता, जिस खेत में चाहता घुसकर फसल को चट कर जाता और कभी कभी यूं ही बिना मकसद के उजाड़ कर रख देता। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके या मना कर सके। सरदार तक कोई भी उसकी शरारतों की शिकायत तक नहीं पहुंचाता था। सभी जानते थे कि सरदार को भी इसके बारे में पता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके प्रिय बैल की बुराई उसके सामने करे। लोगों ने बहुत सब्र किया, लेकिन आखिर कब तक? धीरे धीरे लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। उस बैल की आजादी का नतीजा यह था कि वह मोटा ताजा और तगड़ा हो चुका था। जो भी उसे देखता उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। यह उसकी दिशा मत की वजह से नहीं था, बल्कि सरदार के खौफ की वजह से था। उसी शहर में एक मामूली शक्ल सूरत वाला दुबला पतला लेकिन शेर दिल इंसान रहता था, जिसका नाम आदिल था। वह खतरनाक हालातों में भी नहीं घबराता था। एक रोज इस व्यक्ति ने बैल को काबू में कर लिया और उसे एक वीरान जगह ले जाकर मार डाला। फिर उसकी खाल और हड्डियों को जमीन में दफन कर दिया और गोश्त अपने घर ले आया। जब उसकी बीवी ने गोश्त देखा तो पूछी, ये कहां से लाए हो? इस पर आदिल ने कहा, इस गोश्त की एक कहानी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताई तो ये बात फैलने का अंदेशा है और इसमें मेरी जान जाने का खतरा है। इस पर उसकी बीवी ने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। शहर में इस घटना की खबर फैल गई और लोग बैल की मौत पर खुशियां मना रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर बैल को खत्म करने वाली का पता चल जाए तो उसे इनाम से नवाजा जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि सरदार को पता न चले। सरदार ने वजीरों मशीरों को इकट्ठा किया और दिलों में गैरत की आग भड़का देने वाली एक तकरीर की। उसने कहा, जिसने आज एक बैल को मारने की हिम्मत की है, कल वह किसी और की जान भी ले सकता है। अगर बगैर सजा दिए छोड़ा गया तो वह दूसरों के लिए फसाद का दरवाजा खोल देगा। अब आप सब मुजरिम को तलाश करें, चाहे वह आसमान पर हो या जमीन के नीचे। उसे पकड़कर लाया जाएगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तमाम अफराद बहुत मुतासिर हुए और मुजरिम की तलाश में पूरी कोशिश करने लगे। सरदार ने इन्हें सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी थी, जो आखिरकार खत्म हो गई और नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। सरदार इस सूरत हाल से बहुत बिखर गया। अब उसने एक नई तरकीब सोची। उसने एक चालाक और अय्यार बुधिया को बुलाया और उसे मुजरिम की तलाश में रवाना किया। बुधिया ने अपनी चालाकी और हुनर से आदिल के घर का पता लगा लिया। उसने आदिल की बीवी से बात की और गोश्त की मांग की। आदिल की बीवी ने बुधिया को गोश्त दे दिया और उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाई। बुधिया को शक हुआ और उसने गोश्त अपने पास रख लिया। जब आदिल घर आया और उसने बुधिया को गोश्त के साथ देखा तो उसे सारा मामला समझ में आ गया। उसने बुधिया को तहखाने में ले जाकर मार डाला और उसकी लाश को आग में जला दिया। जब सरदार ने बुधिया को गायब पाया तो उसे और भी हैरत हुई। सरदार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। उसने एक तरकीब सुझाई। उसने अपने पिता से कहा कि वह एक शानदार तरीके से शहर का दौरा करे। इस दौरान वह एक शख्स की तारीफ करेगी और उसकी दाढ़ी में खुशबू लगाएगी। यह चाल थी ताकि मुजरिम की पहचान हो सके। अगले दिन शहर में घोषणा की गई कि जिस शख्स की दाढ़ी मूछें झड़ी हो उसे पकड़कर सरदार के सामने पेश किया जाए। उड़ते उड़ते ये खबर आदिल तक भी जा पहुंची। वह तुरंत अजान के बाद मस्जिद के पास मौजूद कुएं के करीब गया, जहां से नमाजी वजू करते थे। उसने पानी में काफी मात्रा में चूना मिला दिया। जितने लोगों ने इस पानी से वजू किया, सबकी दाढ़ी मूछें गायब हो गईं। जल्द ही सरदार के आदमियों ने बगैर दाढ़ी मूछों वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये क्या, एक के बाद एक, 2, 3, 4 कितने ही बिना दाढ़ी मूछों वाले लोग गिरफ्तार होते चले गए। हालांकि कातिल तो इनमें से एक ही शख्स हो सकता था। सरदार को जब पता चला कि उसका यह हथकंडा नाकाम रहा तो वह गुस्से के मारे अपने बाल नोचने लगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे एक और तरकीब सोची। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि वे सरदार के खास होने के सिक्के सड़क पर डाल दें, जिन पर सरदार की खास निशानी हो। फिर छुप कर देखेंगे कि निशानी देखकर कौन शख्स उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जो वो सिक्के उठाएगा वही कातिल होगा। अब उड़ते उड़ते यह खबर भी आदिल तक जा पहुंची। उसने अपने जूते के तलवे में गोंद जैसी एक चिपकने वाली चीज लगा दी और सड़क पर बेफिक्रे से टहलने लगा। उसने सिक्कों को देखा तक नहीं
ताकि सरदार के छुपे हुए कारिंदों को शक न हो कि वह चोरी कर रहा है। और इसी टहलने के दौरान उसके जूते से सिक्के चिपक गए, जिन्हें वह घर जाकर उतार लिया। जब सरदार को इस चाल की नाकामी का पता चला तो वह और भी गुस्से में आ गया। आखिरकार जब सरदार के तमाम हथकंडे नाकाम हो गए तो उसने इलाके में ऐलान कर दिया कि अगर चोर ने खुद को पेश कर दिया तो उसे इनाम से नवाजा जाएगा। 2-3 दिन बाद आदिल को जब यकीन हो गया कि सरदार अपने वादे में सच्चा है और वह वादा खिलाफी नहीं करेगा, तो वह सीधा उसके महल में जा पहुंचा। सरदार के सामने जब उसने खुद को पेश किया तो सरदार यह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि यह दुबला पतला आदमी ऐसे बड़ी काम कैसे अंजाम दे सकता है। सरदार ने कहा, अगर तुम सिर्फ बैल को ज़ब्ह करने का भी कहो तो मैं न मानूं, क्योंकि एक मोटा ताज़ा बैल ज़ब्ह करना भी तुम्हारे जैसे आदमी के लिए नामुमकिन है। आदिल ने इसरार किया कि मुजरिम वही है, लेकिन सरदार ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। सरदार ने कहा, मैं तुम्हें बगैर किसी सबूत के सच्चा मानने वाला नहीं हूं। अब सबूत देने के लिए तुम्हारा एक इम्तिहान होगा। अगर इस इम्तिहान में सफल हुए तो ठीक, वरना जो जुर्म की सजा है वही तुम्हारी होगी। आदिल ने कहा, ए सरदार, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं। अब सरदार ने उसे बताया कि इन कबीलों में एक और सरदार है जो उसका दुश्मन है। अगर यह अपनी बात में सच्चा है तो उसे यहां तक ले आए, चाहे जिंदा या मुर्दा। आदिल ने बड़ी इत्मीनान से रजामंदी का इजहार किया और जरूरी सामान लेकर उस कबीले की बस्ती में जा पहुंचा। वहां जाकर एक घर किराए पर लिया और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सोच विचार करने लगा। फिर उसने घूम फिर कर लोगों से मालूमात की तो पता चला कि वह सरदार अच्छे अच्छे खाने का शौकीन है और उम्दा खाना उसकी कमजोरी है। चुनांचे आदिल ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक होटल खोल लिया और तरह तरह के उम्दा और खुशबूदार खाने बनाने लगा। जल्द ही उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और आखिरकार उस सरदार तक भी पहुंच गई। सरदार ने भी एक दफा आजमाइशी तौर पर वहां खाना खाया और उसके जायके का दीवाना हो गया। उसने आदिल को अपना बावर्ची मुकर्रर कर लिया, लिहाजा जल्द ही आदिल ने अपने उम्दा खानों से सरदार के दिल में जगह बना ली। अब अगर महल में कोई सरदार का चाहता था तो वह आदिल था। आदिल ने सरदार के मामलात पर नजर रखना शुरू कर दिया कि वह कब खाता है, कब सोता है, कब उठता है, कब अकेला होता है और कब उसके घरवाले उसके साथ होते हैं। फिर एक रोज लोहार के पास गया और उसे खास संदूक तैयार करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद एक माहिर मुसव्विर के पास गया और उससे कहा कि वह इसके लिए बिल्कुल मौत की ख्याली तस्वीर बना दे। जब वह तस्वीर तैयार हुई तो वह उसे लेकर बच्चों के खिलौने बनाने वाले एक माहिर के पास गया और उससे कहा कि इसके लिए इस तस्वीर के मुताबिक इसके नाप का लिबास बना दे। जब ये सब चीजें तैयार हो गईं, तो उसने एक रात चुपके से अपने कमरे में वह लिबास पहनकर मश्क भी किया। आखिरकार एक मुनासिब दिन आ ही गया। उस रोज सरदार अकेला था। आदिल ने सरदार की खिदमत में उसका पसंदीदा खाना और शराब पेश की और उसके खाने के बाद वह लिबास पहनकर उसके कमरे में जा पहुंचा। सरदार ने उसके लिबास को देखकर खौफजदा होकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में कैसे दाखिल हो गए? आदिल ने गहरी आवाज में कहा, मैं वो हूं जो हर बड़े और छोटे के पास बगैर इजाजत के आता हूं। मैं मलकुल मौत हूं। जब सरदार ने उसके लिबास और सूरत को देखा तो उसकी बात पर यकीन कर बैठा और खौफ के मारे कांपने लगा। हाथ पैर बेजान हो गए, हरकत के काबिल ला रहे। आदिल को इस वक्त सरदार पर मुकम्मल कब्जा हासिल हो गया। आदिल ने कहा, मुझे तुम पर बड़ा रहम आ रहा है। जाहिर है कि तुम कुछ वसीयत करना चाहते होगे, कुछ ख्वाहिशें पूरी करना चाहते होगे। अपने परिवार के बारे में तुम्हारे दिल में कुछ मंसूबे भी होंगे जिन्हें तुम मरने से पहले पूरा करना चाहोगे। ऐसा करो, तुम इस संदूक में लेट जाओ, मैं तुम्हें जिंदा हालत में ले चलता हूँ। फिर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापस जाओ और कुछ समय के लिए मुझे दुनिया में ही रहने दो। मलकुल मौत ने फौरन तेवर बदल लिया और कहा, यह तो हरगिज नहीं हो सकता। हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। मुझे तुम्हें ऊपर लाने का हुक्म मिला है। अब चाहे तुम्हारी रूह लेकर जाऊं या रूह और जिस्म दोनों। अब तुम अच्छी तरह सोच लो। सरदार ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो चुपचाप संदूक में जा लेटा। आदिल ने जल्दी से संदूक बंद किया और तेज तरीन सवारी पर रवाना हो गया। पहले सरदार के सामने जाकर संदूक रखा और बताया कि वह इस शरीफ को जिंदा सलामत ले आया है
पहले सरदार को यकीन ना आया, लेकिन जब संदूक खोलकर देखा तो वह खौफ के मारे पीला पड़ गया। वह दरअसल यही समझ रहा था कि वह अल्लाह ताला के दरबार में पेश हो रहा है। जब पहले सरदार ने दूसरे को इस हालत में देखा तो हैरत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सबसे पहले सरदार को इज्जत और एहतराम से बिठाया। जब उसकी हालत बहाल हुई तो शर्मिंदगी से बोला, मेरा हकीकत में आपकी तौहीन करने का कोई इरादा न था। मेरे मुंह से बेअदबी ये बात निकल गई थी, वो भी इसलिए कि मेरी नज़र में आदिल इस कदर मुश्किल काम कर ही नहीं सकता था। अब मुझे क्या खबर थी कि वो ये भी कर डालेगा। फिर उसने आदिल से पूछा कि वह इनाम में क्या लेना चाहता है, लेकिन आदिल ने फैसला सरदार पर छोड़ दिया। सरदार ने आदिल को अपना मिसायर खास बना लिया। उधर दोनों सरदारों के दरमियान सुलह और समझौते की कुछ शर्तें तय की गईं, जिन पर अगवा होने वाला सरदार इसलिए खुशी खुशी राजी हो गया कि पहले सरदार ने उसका एहतराम किया था, दूसरा इसलिए भी कि आदिल अब उसके सरदार का मुशीर हो चुका था। लिहाजा अगर वह अहद के खिलाफ जाने का इरादा भी करता तो इस चालाक आदिल के हरबे से कैसे बच सकता था। इस तरह दोनों सरदारों में इस अजीब मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई और दोनों के लोग अमन और चैन की जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियां देखने के लिए देखते रहें KTV स्टोरी। हजारों वर्ष पूर्व की एक दास्तान है। चीन पर एक नेकदिल बादशाह की हुकूमत थी। उसकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम शहजादी खाबर था। वह अत्यंत सुंदर थी। उसका चेहरा सूर्य की भांति चमकता था। शहजादी को बाल्यकाल से ही फूल अत्यधिक प्रिय थे। वह प्रायः अपने महल के बागों में कलियों और पुष्पों के संग खेलती रहती थी। एक दिन प्रातःकाल के समय उसने गुलाब की डाल पर एक सुंदरी मनमोहिनी चिड़िया देखी। शहजादी का हृदय उस चिड़िया को पकड़ने की इच्छा से भर गया। उसने दौड़कर चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वह चिड़िया जितनी सुंदर थी उतनी ही चपल थी। वह एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। अंततः थककर शहजादी ने एक कंकड़ उठाया और चिड़िया को दे मारा। बेचारी चिड़िया घायल होकर क्यारी में गिर पड़ी। शहजादी खाबर उसे पकड़ने के लिए लपकी, किंतु जैसे ही वह उसके निकट पहुंची उसकी आंखों के सामने धुआं छा गया। इस धुएं में से शहजादी को एक काली परछाई दिखाई दी। वह भयभीत होकर सहम गई और पीछे दौड़ने लगी। तभी उसे किसी के कहकहों की आवाज सुनाई दी। शहजादी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने एक चीख मारी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ा माली यह दृश्य देख रहा था। वह दौड़कर शहजादी के पास आया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब काफी देर तक शहजादी को होश न आया तो वह उसे उठाकर मलका के पास ले आया। बादशाह को जब यह सूचना मिली तो वह दरबार छोड़कर महल में आ गया और बहुत से हकीमों को शहजादी के इलाज के लिए बुलवा लिया, मगर शहजादी को होश नहीं आया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। रात के लगभग 12 बजे बादशाह चिंता में शहजादी की चारपाई के पास टहल रहा था। तभी उसे कमरे में एक आवाज सुनाई दी, सब यहां से निकल जाओ वरना शहजादी मर जाएगी। बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही जब वह शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर से गायब पाकर हैरान रह गया। चारपाई के सिरहाने एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। बादशाह ने उसे उड़ाना चाहा, किंतु असफल रहा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर सलाह मशविरा किया। वजीर ने कहा, जहां पनाह, इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। इसके बाद पूरे राज्य में मुनादी कर दी गई कि जो कोई भी पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में वापस लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। कई लोग अपनी किस्मत आजमाने निकले, किंतु कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं सका। दूर दराज के एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसने कठिन परिश्रम करके 10वीं जमात पास की थी। उस लड़के का नाम शरीफ था। वह बड़ा मेहनती और बहादुर लड़का था। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह से वह पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में वापस ले आए और फिर चीन का बादशाह बन जाए। शरीफ एक रात इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे कमरे से खख की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई हंस रहा है। शरीफ ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सिर्फ अपना साया नजर आया। थोड़ी देर बाद फिर हंसी की आवाज आई। शरीफ ने कहा, कौन है? आवाज आई, मैं हूं। शरीफ ने पूछा, मैं कौन? आवाज आई, मैं भूत हूं। शरीफ ने कहा, यहां क्या करने आए हो?
भूत ने जवाब दिया। कुछ नहीं, शरीफ ने कहा। तो फिर मुझे आराम करने दो, भूत ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा, शरीफ ने कहा। तो ना जाओ, मेरे साथ आकर लेट जाओ। यह सुनकर भूत बहुत खुश हुआ। उसने शरीफ से कहा, तुम अच्छे लड़के लगते हो, मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? शरीफ ने कहा, क्यों नहीं। और फिर एक नन्हे मुन्ने बौने की शक्ल का भूत शरीफ के कमरे में टहलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुल मिलकर बातें करने लगे। शरीफ ने भूत को अपने दिल की बात बताई कि उसकी ख्वाहिश शहजादी से विवाह करने की है, मगर वह बेचारी तो पिंजरे में कैद है। भूत यह सुनकर हंसा और बोला, यार चिंता मत करो, तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। भूत ने कहा, मैं इस पूरे राज को जानता हूं। एक दिन मैं चिड़िया बनकर शहजादी के बाग में उड़ रहा था। शहजादी ने मुझे कंकर मारकर छेड़ा। मुझे गुस्सा आया और जब मैंने अपना असली रूप धरा तो शहजादी बेहोश हो गई। रात को मैंने उसे वहां से उठा लिया और उसकी जगह एक चिड़िया छोड़ आया। अब वह शहजादी समुद्र पार के एक काल कोठरी में बंद है। ये लो उसकी चाबी। लेकिन दोस्त, ध्यान रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर कोई और भूत तुम्हारा रास्ता रोके तो उसे मेरी यह अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर भूत गायब हो गया। शरीफ दूसरे दिन सीधे बादशाह के पास पहुंचा और बोला, मुझे असल राज मालूम हो चुका है। आपकी बेटी समुद्र पार के एक द्वीप में कैद है। जब मैं उसे रिहा कराऊंगा तो यह पिंजरे की चिड़िया खुद ब खुद उड़ जाएगी। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शरीफ ने बादशाह से अनुमति ली और कालकोठरी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। शरीफ के पास एक ही रोटी थी जो उसने बाबा को दे दी। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि समुद्र के किनारे एक मछली तड़प रही थी। शरीफ ने उसे पकड़कर पानी में छोड़ दिया। मछली ने भी उसे ढेर सारी दुआएं दी। फिर रास्ते में कई भूत मिले, मगर उसने अपनी अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसे जाने दिया। समुद्र पार के द्वीप में पहुंचते ही शरीफ की नजर एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी पर पड़ी। वह समझ गया कि शहजादी यहीं होगी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा कि पत्तों के बने कालीन पर शहजादी खाबर सो रही थी। शरीफ के कदमों की आवाज सुनकर वह जाग उठी और अपने पास एक इंसान को देखकर रोने लगी। शरीफ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे महल में वापस ले आया। बादशाह अपनी बेटी को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पिंजरे की ओर देखा तो वह खाली था। चिड़िया उसमें से खुद ब खुद उड़ चुकी थी और शहजादी खाबर उसके सामने बैठी थी। बादशाह ने शहजादी का विवाह शरीफ से कर दिया और वे दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सालाना इनाम जीतने वाले के नाम की घोषणा होने वाली थी। असलियत में 2 इनाम थे, एक बड़ा और एक छोटा। वे पूरे साल दौड़ने वालों में सबसे तेज दौड़ने वाले को दिए जाने वाले थे। खरगोश ने कहा, मुझे पहला इनाम मिला है। यह ठीक भी है। आखिर तय करने वाली कमेटी में मेरे परिवार के लोग और दोस्त हैं। पर मेरे ख्याल से घोंघे को दूसरा इनाम दिया जाना बेइज्जती की बात है। नहीं, बाढ़ के खंभे ने बहस करते हुए कहा। उसने इनाम घटते हुए देखा था। मेहनत, कोशिश और लगातार परिश्रम के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत से बुद्धिमान लोग ऐसा कह रहे थे और मैं भी यह मानता हूं। घोंघे को चौखट पार करने में 6 महीने लगे और इस भागदौड़ में उसके कूल्हे की हड्डी भी टूट गई। उसने इस दौड़ में हिस्सा लेने के अलावा और किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं। यही नहीं, वह पीठ पर अपना घर लाद कर दौड़ रहा था। यह तारीफ की बात है, इसीलिए उसे दूसरा इनाम दिया गया है। अबाबील ने बीच में टोककर कहा, वे मेरे बारे में भी सोच सकते थे। मुझसे तेज कोई नहीं है। मैं आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकती है और मैंने ऐसा कोई नहीं देखा है, जबकि मैंने बहुत दूर दूर तक सफर किया हुआ है। बाढ़ के खंभे ने जवाब में कहा, हाँ, तुम्हारा यही हाल है। तुम हर वक्त अपना देश छोड़कर सफर पर जाने को तैयार रहती हो। तुमको देश से प्यार नहीं है, तुम्हें इनाम नहीं दिया जा सकता। अबाबील ने पूछा, अगर मैं पूरी सर्दियां दलदल में रहूं तो? अगर मैं आधा साल सोती रहूं तो मैं इस लायक होंगी? दलदल की चुड़ैल से लिखवाकर ला दोगी कि तुम 6 महीने तक अपने देश की जमीन पर सोती रही तो मेरा वायदा है कि अगले साल तुम्हें भी हिस्सा लेने दिया जाएगा। घोंघी ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे पहला इनाम मिलना चाहिए था। सब जानते हैं कि खरगोश सिर्फ इसलिए भागता है क्योंकि वह डरपोक है।
वह अपनी परछाई से भी डरता है, पर मैंने दौड़ने को अपना पेशा बनाया है। वह मेरी जिंदगी का काम है। मैं इस काम में लगे होने की वजह से कमजोर हो गया हूं। अगर किसी को पहला इनाम जीतना चाहिए था तो वह मुझे जीतना था, पर मैं झगड़ा नहीं करता। मुझे झगड़ा करने वाले लोग बहुत नापसंद है। घोंघा गुर्राया। निगरानी रखने वाले ने दोनों खेतों के बीच की सीमा तय करने के लिए एक खंभा गाढ़ा था। वह खंभा भी कमेटी का सदस्य था। वह बोला, मैं यह कह सकता हूं कि मेरा वोट ईमानदारी से डाला गया। मैं जीतने वालों के चुनाव के बारे में बता सकता हूं। मैं क्रम, व्यवस्था और गिनती में विश्वास करता हूं। मैं पहले भी 7 बार इनाम देने वाली कमेटी का सदस्य रह चुका हूं, पर यह पहली बार है कि पूरा काम मेरे तरीके से हुआ। मैं हर बार चाहता हूं कि इनाम तय करने के लिए कोई खास बात हो, कुछ ठोस तरीका हो। इसलिए मैंने वर्णमाला के शुरू के अक्षर से पहले इनाम के लिए और अंतिम की तरफ से दूसरे इनाम के लिए नाम चुनने का फैसला किया। आपने देखा होगा कि ए से शुरू करो तो 8वां अक्षर एच है, इसलिए मैंने हेयर, खरगोश को पहला इनाम देने के लिए कहा। अंत की तरफ से देखो तो 8वां अक्षर एस है, इसलिए मैंने स्नेल, घोंघे को चुना। अगली बार आई को पहला और आर को दूसरा इनाम दिया जाना चाहिए। हमेशा हर चीज में एक क्रम होना चाहिए जिससे आदमी को पता हो कि वह किस जगह खड़ा है। खच्चर जजों में से एक था, इसलिए बोला, अगर मैं कमेटी पर ना होता तो अपना नाम देता। सिर्फ रफ्तार के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, कोई कितनी दूर जा सकता है यह भी महत्वपूर्ण है। पर मैंने अपने निर्णय पर इसका असर नहीं आने दिया। ना ही मैंने इस बात पर कोई खास ध्यान दिया कि खरगोश कितनी होशियारी से दौड़ता है। जैसे वह पहले एक तरफ कूदता है, फिर दूसरी तरफ, जिससे उसके पीछे आने वाला बेवकूफ बन जाए। नहीं, मैं एक खास बात के बारे में सोच रहा था जिसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। खूबसूरती, मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैंने खरगोश की सुंदर लंबे कान देखे, देखकर मजा आ गया। उसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई और इसलिए मैंने उसे अपना वोट दिया। मक्खी बोली, चुप करो, मैं भाषण तो नहीं देना चाहती, पर कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत से खरगोशों से तेज भाग चकी हूँ। उस दिन मैंने एक की पिछली टांग तोड़ दी। मैं रेल खींचने वाले इंजन पर बैठी थी। मैं ज्यादातर रेल से सफर करती हूँ। मुझे लगता है अपनी रफ्तार जानने की वह सबसे बढ़िया जगह है। एक छोटा खरगोश सामने दौड़ रहा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह मेरे वहां होने के बारे में नहीं जानता था। आखिर उसे या तो पटरी से उतरना था या वह कुचला जाता। उसने हटने की कोशिश की, पर मेरा इंजन उसकी टांग पर से चला गया। मैं वही थी। खरगोश पीछे रह गया। मैं आगे निकल गई। अगर इसे दौड़ में जीतना नहीं मानते तो किसे मानते हैं? पर मुझे इनाम नहीं चाहिए। जंगली गुलाब ने जोर से नहीं कहा, क्योंकि वह उसके स्वभाव के खिलाफ है। हालांकि इस मामले में जोर से बोलना अच्छा ही रहता। मैं सोचता हूँ कि सूरज की किरण को पहला और दूसरा दोनों इनाम मिलने चाहिए थे। वह सूरज से हम तक की दूरी बिना वक्त लगाए पार कर लेती है और फिर भी पूरी दुनिया को जगाने की ताकत रखती है। उसमें एक ऐसी खूबसूरती है कि हम गुलाब तक शर्मा जाते हैं। वह हमें अपनी खुशबू भी देती है। माननीय कमेटी ने सूरज की किरण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं किरण होता तो उन्हें सूरज की तेज गर्मी से मारता, पर इससे वे और पागल हो जाते। पागल तो वे हैं ही। मैं नहीं कहूंगा। जंगली गुलाब ने सोचा। जंगल में शांति हो, खिलना और अपनी खुशबू बिखेरना, अपने से प्यार करने वालों को खुश करना और पौराणिक कथा तथा गीत में जीवित रहना कितना अच्छा लगता है। सूरज की किरण हमारे बाद तक रहेगी। केंचुआ, जो सोता रह गया था, अब आया और पूछने लगा, पहला इनाम क्या था? खच्चर ने जवाब दिया, बंद गोभी के बगीचे में मुफ्त में घूमना। मैंने ही यह इनाम सुझाया था। खरगोश जीतने वाला था। मैंने कमेटी के अक्लमंद सदस्य होने के नाते तय किया कि कोई काम की चीज होनी चाहिए। अब खरगोश का काम बन गया। घोंघे को पत्थर की चारदीवारी पर बैठकर धूप सेकने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा भविष्य में होने वाली सभी दौड़ों के लिए हमेशा के लिए रहने वाले जज की जगह पहली बार दे दी गई है। कमेटी पर एक होशियार का रहना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि शुरुआत इतनी अच्छी होने की वजह से भविष्य में और बड़ी बातें होंगी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था।
उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढक कर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और न ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह यह जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सोने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबालकर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रखाया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया। उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी, वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़ी की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर
3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चे को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया। कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय 3 मछलियों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम न था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा छुपकर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहां एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा।
सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठे देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पड़ी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। छुटपन से ही मुझे पेड़ों से बहुत प्रेम है और नीम से तो विशेष स्नेह है। उसी के नीचे खेल कूद कर मैं बड़ी हुई। ये जो पेड़ चारों तरफ के घरों की बालकनी को छूता हुआ है, मैं सुबह उठते ही आंखें मलते हुए बाहर आकर उसे देखती। पक्षियों का चहचहाना, आपस में वे बातें करते हैं, क्या करते हैं, उनकी गतिविधियों को गौर से देखकर ही मेरी सुबह की दिनचर्या होती है। आज मेरा मन बहुत दुखी है, इस पेड़ की वजह से परेशान हूं, क्योंकि इसे काट देंगे ऐसा इस कॉलोनी की कमेटी ने फैसला किया है। मेरे दादाजी के 500 से अधिक पेड़ यहाँ पर थे। अब मैं 80 साल की होने वाली हूँ। जब मैं 8वीं में पढ़ती थी तब मेरे जन्मदिन पर मैंने बड़े शौक से इस नीम के पेड़ को लगाकर इसकी परवरिश की। आज ये इतना बड़ा हो गया है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी जरूरत के लिए हमने पेड़ों को काटकर इमारतें खड़ी की है, पर उस पेड़ों के समूहों के वारिस के रूप में आज ये पेड़ बचा है। अच्छे मन वाले एक बिल्डर ने पेड़ के चारों तरफ कई मंजिल फ्लैट बना दिए और मेरे पति ने मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए यही एक फ्लैट खरीद लिया। काम काम, एक कौवे की आवाज सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। आ गए तुम, चलो तुम्हारे खाने का समय हो गया। कल तो इस पेड़ को काट देंगे, फिर तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारे रहने का क्या होगा। उससे पूछते हुए मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर अपनी हथेली में रखे तो कौवा काऊं आवाज निकालकर उन्हें चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक 8 बजे पता नहीं कहां से मैना के झुंड आकर संसद भवन जैसे इस पेड़ के टहनियों में बैठते हैं। ऐसे जोर जोर से कीचमुच आवाज निकालते ऐसा लगता है जैसे संसद में चर्चा हो रही हो। फिर वे चारों दिशाओं में उड़ जाते। मेरी रोजाना की दिनचर्या में ये भी शामिल है। इन्हें देख मेरी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। इसे देखना मेरी रुचि का विषय है। इतने में नीम के पेड़ के कोतर खोखले में से गिलहरियां कीचन कीचन कर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती हुई बालकनी में आई। मैंने उनके लिए जो मुरमुरे वहां डाले हुए थे उसे खाने के लिए आपस में लड़ती झगड़ती रही। उस पेड़ के बिल्कुल ऊंची वाली शाखा पर एक बड़ा मधुमक्खी का छचते है। आज मक्खियों का आवागमन दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सोचा शायद पेड़ कटने वाला है। ये बात उन्हें पता तो नहीं चल गई। बच्चे नैतिक शिक्षा की कक्षा में पढ़ने आ गए हैं। उन्हें देखो, तुम तो कहती थी पेड़ जो है वह देवता है, फिर अपने को बचाने का रास्ता उनको पता नहीं होगा क्या। मेरे पति के आवाज देने पर मैं नैतिक शिक्षा की कक्षा लेने के लिए तैयार हुई। हमेशा की तरह नीम के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर कॉलोनी के सभी बच्चे उस पर बैठ गए। कहानी, गाने, खेल में बीतता समय आज कोई ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उत्साह के साथ पढ़ा नहीं पा रही हूँ। चारों तरफ बच्चों की मम्मियां जो आकर खड़े होकर आनंदित होती थी, वे भी कोई नहीं आई। पेड़ के काटने में महिलाओं की सहमति नहीं। बच्चों को क्या समझ आया होगा। कक्षा के अंत में खड़े होकर प्रकृति को बचाकर हम आने वाली पीढ़ी को देंगे, ऐसा रोजाना बोलने वाले वाक्यों को बोलते समय मेरी आवाज में जो गंभीरता होनी चाहिए वह न होकर में हिचकिचाहट मालूम हुई। पेड़ को काटने के लिए जो बड़ी बिजली की आरी मशीन मनवाई थी, उसने करम 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 कर अपने काम को शुरू कर दिया। टहनियों को मोटे रस्से से बांध दिया। वह नीचे पकड़कर खींचने के लिए कॉलोनी के पुरुष तैयार खड़े थे। पेड़ धीरे से थोड़ा झुका। घोंसलों में जो पक्षी थे वे घबराकर बिलखते हुए उड़े। जिनके पर नहीं निकले वे चूजे तो नीचे गिरकर तड़पने लगे। अंधे नीचे गिर टूटकर फैल गए। खड़े हुए पेड़ का पूरा स्वरूप दिखाई नहीं देता था।
पर गिरने पर अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। अरे पापी लोग, प्रकृति का क्रोध कितना भयंकर होता है, मालूम होने पर भी बार बार गलती करते हो। तुम्हें अक्ल कब आएगी? हाथों से छाती को पकड़कर मैं रोने लगी तो मेरे पति सपना देखा क्या? पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। मुझे जगाया तो मैं पहले बालकनी की तरफ दौड़ी। नई नीम के फूलों की खुशबू को चारों तरफ फैलाते हुए नीम का पेड़ शांति से खड़ा था। रात के समय अपने घोंसले को वापस जाने का रास्ता न पता होने वाले तोते, छोटी छोटी चिड़ियाएं और भी बहुत से पक्षी जिनके नाम भी पता नहीं, वे सब टहनियों पर लाइन से बैठे हुए थे। वह सवेरा होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मौन होकर तप कर रहे हो। सुबह जो वध होने वाला है उसे आंखों से न देख सको, इसलिए बालकनी के दरवाजे को बंद कर पर्दे को भी खींचकर मैं अंदर आकर लेट गई। आंटी, आंटी, आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो कॉलोनी के सेक्रेटरी की पत्नी विद्या अपने बेटे आर्यन को साथ लेकर आई थी। आंटी, रात को बच्चा सोने जाने तक भी सही था, सुबह देखें तो पूरे शरीर में वो चेहरे पर इधर उधर लाल लाल फफोले जैसे कुछ हुआ है। क्या ये माता आई है? देखकर बताइएगा। विद्या की आवाज में डर व घबराहट थी। आर्यन को देखने के बाद बच्चे को नहलाने तक इसे मेरे घर में ही रहने दो। तुम्हारी गोदी में छोटा बच्चा है, उसे तुम अच्छी तरह संभालो। जाते समय एक गुच्छा नीम के पत्तों को लेकर जाओ व उसे घर के दरवाजे पर टांग देना। कहकर विद्या को मैंने रवाना किया। मेरे पति को आर्यन को देखने के लिए कहकर मैं मंदिर के लिए रवाना हो गई। यहाँ सब खत्म होने के बाद ही आऊंगी सोचकर प्रथम आरती से लेकर दोपहर के भोजन तक की सभी झांकियों का दर्शन कर ही मैं घर आई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमेशा की तरह मेरा नियम का पेड़ मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। बच्चे दौड़ कर आकर दादी मां नीम के पेड़ को काटने का काम कैंसिल हो गया कहा तो सभी महिलाओं के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। आर्यन के माता निकलने वाली बात 1 घंटे में ही पूरी कॉलोनी में फैल गई थी। इतने सालों से माता गायब थी, अब यह बीमारी आई तो इस नियम के पेड़ को काटने के निश्चय करने के कारण ही है। आंटी ने प्रेम से उसे पाला पोसा, वो उसकी देवी जैसे पूजा की। ये निश्चय ही पाप का काम है, इसीलिए आर्यन की माता आई तो अब फिर दूसरे बच्चों को कैसे नहीं आएगी। पेड़ में जान है ये, हम सब मानते हैं, फिर उसे काटेंगे तो मनुष्य को काटना ही हुआ ना। ऐसी बहुत सारी बातें औरतें सोचने लगी। जो औरतें गर्भवती थी वे और घबरा रही थी। सुबह 10 बजे सब बच्चे आपस में बातें कर पेड़ का चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। नीम के पेड़ को मत काटो, वे शोर मचाने लगे तथा महिलाएं उनके चारों ओर एक दूसरे के हाथ को पकड़कर गोला बनाकर उसका मौन समर्थन कर रही थी। कॉलोनी की कमेटी के फैसले के खिलाफ यह पहला विरोध प्रदर्शन था। उसी समय बिजली की आरी में खराबी आ गई थी। उसके ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, ऐसा सेक्रेटरी के पास फोन आया था। आर्यन को माता निकली, वह देवी का कोप है। हो सकता है जो महिलाएं सोच रही हैं वह सच हो, इसीलिए ऐसी अड़चन आ रही है। ऐसे सभी सदस्यों के द्वारा विरोध करने पर पेड़ काटने का फैसला रद्द हुआ। घर पहुंचने के पहले ही मुझे सब बातों का पता चल गया। आर्यन को गले लगाकर तुम्हें जो हुआ है वह माता नहीं है, उसे देखकर ही मैं समझ गई। तुमसे पूछना है, इसीलिए तुम्हें यहां रोकने के लिए कहा। कुछ अच्छे के लिए ही ऐसा हुआ है सोचकर तुम्हारे नाटक में मैं भी शामिल हुई। क्यों किया ये नाटक? तुम सच बोलो। बड़े प्यार व विश्वास के साथ मैंने पूछा। दादी जी, आपने एक बार हमें बताया था कि अंग्रेज लोग माता से बहुत डरते थे। अतः जब अंग्रेज लोग एक स्वतंत्रता सेनानी को पकड़ने आने वाले थे तो उसके साथी ने उस सेनानी को पकड़ने से बचाने के लिए एक लोहे को गर्म करके उससे सारे शरीर को दान कर निशान बना दिया था। उसके साथी ने माता आई है ऐसा नाटक किया तो अंग्रेज जो माता से बहुत डरते थे अतः उसे पकड़ने नहीं आए। कल अचानक यह कहानी मुझे याद आई। मुझे भी ऐसा नाटक करके इस पेड़ को बचाना होगा, सोचा। रात को जब सब सो गए तो मैंने उठकर अगरबत्ती को जलाकर पूरे शरीर में लगा लिया। आर्यन की बात सुन, मैंने तुम 2 दिन में ही ठीक हो जाओगे कहकर चंदन को पीसकर उसके पूरे शरीर में लगाया। अब तुम अपने को बचाने के लिए छोटे बच्चों को परेशान कर नाटक करने को मजबूर मत करना, मेरे प्यारे नीम का पेड़, कहकर मैं इस उम्र में भी खुशी से नाचने लगी। मैं अपने गांव लौटने लगा तो मेरे आंखों में आंसू झलमिला रहे थे। मेरे दोहेते अपने घर के बालकनी से प्रेम से हाथ हिला रहे थे।
बाय ग्रैंडपा, सी यू नाना। धीरे धीरे मैं बस स्टैंड की ओर चल दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस मिले तो 5 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा, फिर बस स्टैंड पर उतरकर वहां एक होटल है, उसमें कुछ खा पी कर ऑटो से अपने घर चला जाऊंगा। 2 साल पहले मेरी पत्नी बीमार होकर गुजर गई, तब से मैं अकेला ही हूं। मेरे गांव का मकान पुश्तैनी है, उसकी छत टिन की है, पहले घास फूस की छत थी। जब एक बार बारिश में बहुत परेशानी हुई तब टिन डलवा दिया था। मेरा एक भाई था, वह भी कुछ साल पहले ही चल बसा था। अब इस घर में आखिरी पीढ़ी का रहने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मेरी इकलौती बेटी बड़े शहर में है, अतः वह यहां नहीं आएगी। जब बारिश होती है तो छत से यहां वहां पानी टपकता है। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमर भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। कई बार सोचा घर की मरम्मत करा दूं, पर इसके लिए भी 1-8 लाख रुपए तो चाहिए ही। मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूं, अतः मुझे पेंशन मिलती है। उम्र के साथ दवा भी खाने होते हैं, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत बच जरूर जाता है। 2 महीने में एक बार मैं शुक्रवार को दोहेतों को देखने की उत्सुकता में बेटी के घर जाकर 2-3 दिन ठहर कर खुशी खुशी दिन बिताकर मैं वापस आ जाता हूँ। इससे ज्यादा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे दामाद अपना प्रेम या विरोध कुछ भी नहीं दिखाते। मैं घर में प्रवेश करता तो एक मुस्कान छोड़ अपने कमरे में चले जाते। दामाद शादी के समय बिल्डिंग बनाने वाली बड़ी कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर थे। जो मकान बने वे बिक न सके। बैंक से उधार लिए रुपए को न चुकाने के कारण कंपनी बंद हो गई थी। तब से वह रियल एस्टेट का ब्रोकर बन गया। कुदरत की मर्जी से किसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा है पापा, ऐसा मेरी बेटी कहती। पति की नौकरी जब चली गई थी तब मेरी बेटी दोपहर के समय टीवी सीरियल न देखकर सिलाई मशीन से अड़ोस पड़ोस के बच्चों व महिलाओं के कपड़े सिलकर कुछ पैसे बना लेती। पापा, आपने कहा था ना कि बीए कर लिया है तो अब बेकार मत बैठो, कुछ सीखना चाहिए। तब मैं सिलाई सीखी। वह अब मेरे काम आ रही है पापा। भाव विभोर होकर वह कहती। पिछली बार जब मैं गया था तो दोहेतों ने जिद की, नाना जी आप हमारे साथ ही रहो, क्यों जाते हो यहां से। बच्चे जब ये कह रहे थे तब मैंने अपने दामाद के चेहरे को निहारा, उसमें कोई बदलाव नहीं। मेरी बेटी रेनू ही आंखों में आंसू लाकर कहती, पापा बच्चों का कहना सही है, अम्मा के जाने के बाद आप अकेले रहते हैं जो ठीक नहीं, आप बीमार भी रहते हो। वह कहती, पापा हमारे मन में आपके लिए जगह है, पर घर में जगह की कमी है। आपको एक कमरा देना हो तो 3 रूम का घर चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी मंदी है, तकलीफ का जीवन है। इस घर में बहुत दिनों से रहते आए हैं, अतः इसका किराया भी कम है। अभी इसको खाली करें तो 2 गुना किराया देने के लिए लोग तैयार हैं। क्या करें। इसके अलावा मेरा सिरदर्द जब तब आकर परेशान करता है। मैं बेटी को समझाता, बेटा रो मत, ये सब कुछ मुझे पता है। अब गांव में भी क्या है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है ऐसा भी नहीं। पड़ोस में एक कमरे का घर मिल जाए तो भी मैं रह लूंगा। मैं अभी 21,000 पेंशन पाता हूं, 6-7 हजार भी किराया देकर रह लूंगा। अकेला तो हूं, तुम्हारे पड़ोस में रहूं तो मुझे बहुत हिम्मत रहेगी। ये कहकर मैंने बेटी का चेहरा देखा। अरे जाओ पापा, अब सिंगल रूम कौन बनाता है, सब 2-3 कमरों का बनाते हैं, मिले तो भी किराया 10,000। ये सब हो नहीं सकता पापा, कहकर बेटी माथे को सहलाने लग जाती। अगली बार जब मैं बेटी के घर गया तब एक दिन सुबह सैर के लिए निकला। अगली 2 गलियों को पार कर चलते समय एक नई कई मंजिल मकान को मैंने देखा जो कुछ ही दिनों में पूरा होने की शक्ल में था। उसमें एक बैनर लगा था, सिंगल बेडरूम का फ्लैट किराए पर उपलब्ध है। मुझे प्रसन्नता हुई और उत्सुकता भी। वहां एक बेंच पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। मैंने उससे जाकर पूछताछ की, दादाजी उसे सिंगल बेडरूम बोलते हैं, मतलब एक ही हॉल में सब कुछ होता है, 1-2 से ज्यादा नहीं रह सकते। आप कितने लोग हैं। वह बोला, मैं बस अकेला ही हूं, मेरी बेटी पड़ोस में ही रहती है, इसीलिए यहां लेना चाहता हूं। अच्छा फिर तो ठीक है, घर को देखिएगा, कहकर अंदर जाकर चाबी के गुच्छों के साथ बाहर आया। दूसरे माले में 4 फ्लैट थे। इन चारों के एक ही मालिक हैं। 3 फ्लैटों के पहले ही एडवांस दे चुके हैं। उसने दरवाजे को खोला। लगभग 150 फुट चौड़ा और लंबा एक हॉल था। उसमें एक तरफ खाना बनाने के लिए प्लेटफॉर्म आधी दीवार खींची थी।
दूसरी तरफ छोटा सा बाथरूम बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट था। किराया कितना है? मैंने पूछा। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी 7,000 होगा, क्योंकि इसी रेट में दूसरे फ्लैट भी दिए हैं। एडवांस 50,000 है। रख रखाव के लिए 500-600 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब सब कुछ मिलाकर 7-8 हजार के अंदर हो जाएगा दादाजी, वह बोला। ठीक है भैया, इसे मुझे दिला दो। मालिक से कब बात करें? अभी बात कर लो, एक फोन लगाकर बुलाता हूं। आप बैठिए, वह बोला। वहां एक प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैं उस पर बैठकर इंतजार करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वे खाना खा रही है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगी। तब तक आप यह अखबार पढ़िए। मालिक से बात कर किराया थोड़ा कम करने के बारे में पूछ लूंगा। फिर एक ऑटो पकड़कर घर जाकर लड़की को भी लाकर दिखाकर तय कर लेंगे। बेटी इस मकान को देखकर आश्चर्य करेगी। एडवांस के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं पास के एक बैंक में हर महीने जो पैसे जमा कराता हूं, उसमें 30,000 के करीब तो होंगे ही। बाकी रुपयों के लिए पेंशन वाले बैंक से उधार ले लूंगा। फिर एक दिन शिफ्ट हो जाऊंगा। यहां आने के बाद एक आदमी का खाना और चाय का क्या खर्चा होगा? आप खाना बनाओगे क्या पापा? ऐसा डांट कर बेटी प्यार से खाना तो भिजवा ही देगी। खाना बनाने का काम ही बच जाएगा। पास में लाइब्रेरी तो होगा ही, वहां जाकर दिन कट जाएगा। सामने की तरफ थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टी स्टॉल था। मैंने सोचा एक कप चाय पीकर हो आते हैं, तब तक मकान मालकिन भी आ ही जाएगी। वहां कॉफी की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉफी पी लो। यहां रहने आ जाऊंगा तो नाश्ते और चाय की कोई फिक्र नहीं रहेगी। पैसे देकर वापस आया तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, घर के ऑनर आ गए हैं, वे ऊपर गए हैं, आप वहीं चले जाइए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर ऑनर को नमस्कार बोला। पीठ दिखाकर खड़ी वह महिला धीरे से मुड़ी तो वह मेरी बेटी रेनो थी। मेरी बेटी बाला की शादी हुए 6 महीने ही हुए। वह बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी, पर शादी के बाद जब भी पीहर आती तो बहुत ही शांत रहती। यह बात मेरे पतिदेव को बहुत अखरती थी। उसको देखकर वह भी दुखी होते। क्या बात हुई उससे पूछते, वह हंसकर टाल देती। जब पतिदेव मुझसे पूछते मैं भी टाल देती, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक है। मुझसे तो बेटी सारी बात कह देती, पर मैंने उसे हिदायत दी थी, तुम इस बात को किसी से भी नहीं कहोगी। इस बात का उसे दुख होता, पर मैं उसे समझा देती। कुछ नहीं समझती तो कुछ समझने की कोशिश करती। एक दिन अकेले में मैं और बाला बात कर रहे थे। उस समय उसे मैं कुछ समझा रही थी। मेरी बहू रूपा बरामदे में बैठी हुई बच्चे को खिला रही थी। हम दोनों बातचीत में है बहुत ही गंभीर हो गए और बहस भी हो रही थी। हमें महसूस ही नहीं हुआ कब मेरे पतिदेव ऑफिस से आकर खड़े हुए। हम दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वे जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं देख रहा हूं बाला कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता या उससे पूछता, तुम कह देती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। क्यों ऐसा कर रही हो दोनों? मुझे कब से पराया कर दिया। आइए बैठिए, बात को समझिए। क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। कोई खास बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। जो काम मेरे बस का है मैं आपको क्यों परेशान करूं, जिसे मैं ही निपटा सकती हूं। क्या मैंने गलत किया? अपनी लड़की के लिए क्या बुरा, क्या अच्छा सोचना गलत है? ये मैंने कब कहा? पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए ना। ऐसा है, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बढ़ाकर हम बड़ा बना देते हैं। वैसे मिटने में नहीं आता। ये हमारी सोच ही तो है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। साफ साफ बताओ ना गोमती। साफ बात यह है, लड़कियों को दूसरों के घरों में जाकर रहना पड़ता है और वहां के तौर तरीके के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनकी ससुराल में मान लीजिए 10 जने हैं और वे सब की सब बदल नहीं सकते। एक अपनी बिटिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। यहां देर से उठती थी, वहां थोड़ा जल्दी उठना है। यहां देर से सोती थी, वहां थोड़ा जल्दी सोना है। यहां उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब तब मिलेगी जब उसे बनाकर देना होगा ना। सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी नौकरानी है, उसे ही सब करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है? मुझे हंसी आ गई। मेरा हंसना पतिदेव को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी से बात करता हूं।
मेरी लड़की सी ए फाइनल कर चुकी है। जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे फिर से हंसी आई। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी एड किया था, एम ए कर चुकी थी। तुम्हारी अम्मा ने कहा हमें नौकरी न करानी। आपने कहा मेरी अम्मा सही कहती है। अपनी बहू देर से उठती थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है। क्यों भाई, क्यों? पापा मम्मी ठीक कह रही है। वे चाहती है मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, अब तो राजीव मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो बेटी, मैं तो चाहता हूं तुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी तो तेरा पापा बैठा है। पापा, एक बात कहूं, आप बुरा ना मानो तो मम्मी के पापा भी यही तो चाहते होंगे। तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए हैं। अच्छी बात है, पर मुझे तो एडजस्ट करना बहुत आता है। आज मेरी माँ नहीं होती, एडजस्ट की शिक्षा नहीं देती तो मैं ससुराल में नहीं टिक सकती। सभी माँओं को अपनी लड़कियों को घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे। हम आए दिन देखते हैं सभी ज्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती है। समझाना तो दूर, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसलिए तो पढ़ाया कि दब्बू बनकर रहो। तुम मुकाबला करो, यही तो गलती है पापा। अच्छा हो गया मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। पापा, आप मेरी चिंता मत करो, 6 महीने में सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा ना मानो पापा। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। मुझे पता है, पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालना है ना। बेटी, तुम मुझसे ज्यादा समझदार निकली। मुझे तो तुम पर गर्व है बेटी। पापा, मैं समझदार नहीं हूं, ये तो मम्मी की ट्रेनिंग है। मम्मी ने अपने घर को अच्छा बसाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में सहायता की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट होने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही है। मुझे पहले यह बात समझ में नहीं आती थी और मैं मम्मी को गलत समझती थी। मम्मी कहती छोटी मोटी बात ससुराल की पीहर में आकर नहीं बताना चाहिए। इसी तरह पीहर के हर बात को ससुराल में नहीं कहना चाहिए। मुझे भी अभी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग जो मम्मी ने दी, अब तो मुझे लगता है सभी माँ को अपनी बेटी को ऐसे ही समझाना चाहिए ताकि किसी का घर टूटे नहीं। आजकल तो मोबाइल होने के कारण हर छोटी बात मिनट मिनट में लड़कियां अपने माँ को बताती है, जिससे समस्याएं शुरू हो जाती है। अब तो मम्मी का दर्जा और भी मेरी नजरों में ऊंचा हो गया। मुझे गर्व है बेटी तुम पर, तुम अपनी माँ पर गई हो, इसका भी मुझे गर्व है। आई लव यू बेटा। एक गांव में एक गरीब विधवा बुढ़िया और उसका इकलौता बेटा रहते थे। बुढ़िया कुछ घरों में कूटना पीसना करती, बेटा खेतों में मजूरी करता था। किसी तरह चल रहा था। फिर अचानक गांव में महामारी फैल गई और लोग तिलचट्टों की तरह मरने लगे। यह देखकर बुढ़िया ने रातों रात घर में जितना आटा, तेल और गुड़ था उससे 7 कुएं बनाए। फिर एक पुराना लोटा डोर और कुओं की थैली बेटे को देकर उससे कहा, तू रात के रात बाहर गांव कहीं चला जा, बीमारी से बच जाएगा। मेरी फिक्र मत करना, मेरे तो दिन अब वैसे भी कट ही गए हैं। महामारी मिटने तक कुछ कमा धमाकर वापस लौटा तो फिर मिलेंगे, वरना तेरा राम राखा। बेटा थैली लेकर पूरब की तरफ निकल गया। रात भर चलते चलते सुबह हुई तो उसने सामने एक साफ सुथरा गांव देखा। गांव के बाहर कांटों की बाट थी और एक तख्ती पर लिखा था, कृपया भीतर ना आए, यह महामारी मुक्त क्षेत्र है। यहाँ खुले में शौच जाना या थूकना मना है। बहुक्म ग्राम मुखिया। गांव बाहर फारिग होकर भूखा प्यासा लड़का जब बाढ़ के पास फिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मुंह पर गमछा बांधे कुछ लाठीधारी बाहर आते हैं। ऊंची आवाज में उनका मुखिया बोला, तो हो ना हो किसी महामारी वाले गांव से भाग के इधर आया है। हम अब तक महामारी से बचे हुए हैं, सो हम किसी भी बाहरी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये जानियो। लड़के का मुंह लटक गया। लोटा डोर दिखा के बोला, कम से कम लोटा भर पानी ही अपने कुएं से भर लेने दो भले लोगों। पल दो पल बाहर ही खा सुस्ता कर कहीं और को निकल जाऊंगा। नहीं, लाठी वालों ने कहा, हम अपने कुएं में तुम्हारी छूत नहीं लगने देंगे। उधर गांव से बाहर दाहिनी तरफ 10-20 कदम पर तुमको एक भुतहा कुआं दिखेगा, उससे पानी वानी ले लो या डूब मरो, पर यहां से चलते बनो बस। लड़का मुंह लटकाए चला। कुछ ही कदम चलने पर उसको एक उजाड़ इलाके में एक कुआं दिखा। उसने लोटा भर पानी खींचा
और कुएं की जगत पर बैठकर थैली में हाथ डालकर खुद से बुदबुदाने लगा। इतनी जोर की भूख लगी है, पर ये तो 7 ही है। 1-2 खाऊं कि 4-5, कि सबको एक साथ खा जाऊं? अब अचानक कुएं से 7 मीठी जनानी आवाजें आई। ऐ लड़के, हमको मती खाइयो, तुम जो मांगोगे हम तुमको दे देंगी। लड़का चक्कर में कि भैया ये क्या माया हैगी, पर चतुर था। अपनी घबराहट छिपाकर नरमाई से बोला, अरे मैं तो बस एक भूखा प्यासा महामारी से पनाह खोजता इंसान हूं। तुम जनी हो कौन? देखता क्या है, उसके सामने हाथ जोड़े 7 सतरंगी परियां एक एक कर कुएं से बाहर निकल रही है। उसको देखकर परियां पहले एक आंख से हंसी, फिर दूसरी से रोई। पूछने पर उनकी मुखिया लाल परी कहने लगी कि हम यह देखकर हंसी कि महामारी के बीच भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। रोई इसलिए कि बाहर बाहर से साफ सुथरा ये गांव जालिम डकैतों का बासा है। घर परिवार और खेती के 1000 झंझटों को निपटाने को यहाँ के लोग बस फसल कटाई के समय आते जाते गरीब परदेशियों से जमकर बेगारी लेते हैं, और काम निपटा नहीं कि झोली भर अनाज देकर उनको विदा कर देते हैं। बसने नहीं देते। अमीरों को आते देखा तो उनको बातों में बरगलाकर लूट लेते हैं, फिर उनकी देही गन्नों के खेत में। इस महामारी के जमाने में तो वे किसी परदेसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग खूब पैसे वाले हैं जरूर, और लठैती में भी अव्वल हैं, लेकिन सब अपने अपने बच्चों और अक्सर कड़वा बोलने वाली घर की औरतों से परेशान हैं, और जब तब उनको भी पीट देते हैं। हम परियां आजाद है, हवा हमारा घर है, अंबर हमारा बिछौना। मन भाया अच्छा पहिरती ओढ़ती है, मन ना हो तो किसी के हाथ नहीं आती। इसलिए हम किसी को फूटी आंखों नहीं भाती। अपने सर के बहुत ऊपर उजले खुले आकाश में हमें दैने फैलाए उड़ता देखकर इस गांव के मर्दुए खूब चिल्ला चिल्लाकर हमारी तरफ ताने फेंकते हैं। अभी हमसे बहुत उड़ी उड़ी फिरती हो, पर हम भी मर्द बच्चे हैं। जिस दिन नीचे उतरी तुमको, फिर वे हाथ से इशारे करते हैं। घरों दालानों में चावल या जुएं बीनती या खेतों में निराई गुड़ाई करती। इनकी औरतें भी अपने मर्दों को वाही तबाही बोलते सुनकर मुंह बिचकाकर आपस में हमको कुतनी, मर्दखोर और जाने क्या कुछ नहीं कहने लगती। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी ताली पीट कर हमको बांझ, निर्बंसिया, जादूगरनिया कहकर हमारे नीचे दूर तक भागते आते हैं। हरी परी ने बताया कि परियों के कुंगे में छुपे रहने का राज ये था कि हर 100 वर्षों में उनके पुराने पंख झड़ जाते और उनकी जगह नए वाले निकल आते थे। उनके दोबारा उगने के इंतजार में वे इस कुएं में छुपा करती थी। उनको पता था इधर गांव के लाठी वाले लोग भी भुतहा कुएं से डरते हैं। ये सब सुनकर लड़का हंस पड़ा, बोला, चलो जो हुआ सो हुआ। लो मेरी माँ के पकाए पुए खाओ, और मुझे कुछ ऐसा हुनर बताओ कि इस गांव में बसना मिल जाए, ताकि मेरी गरीबी मिटे और महामारी का असर मुझ पर ना होवे। लाल परी लड़की से बोली, हम परियां हैं, हम हवा खाती हैं और प्यार पर जिंदा रहती हैं। तुमसे 4 मीठी बातें सुन के जी जुड़ा गया, सो चलो हम तुमको यह 2 जुड़वा शंख देती हैं। एक करामाती शंख है जो कि मालिक को मनचाही चीजें देता है। दूसरा ढपोर शंख है जो बहुत लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है, पर वादे कभी पूरा नहीं करता। तुम इनके बूते गांव में घुसने का जुगाड़ कर लो। हाँ अभी भोले हो, सो ये बता दें कि देर सवेर इस गांव के लोग तुम्हारा करामाती शंख तुमसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जब कभी सो या बाहर जाओ तो करामाती शंख को तो छुपा के साथ रखना। बस ढपोर शंख को बाहर रख देना, ताकि चोर लें तो उसी को ले भागें। उनके वास्ते यह रही जादुई रस्सी और डंडा। इनको हुक्म देते ही वे चोर को बांधकर उसकी अच्छे से कुटम्मस कर तुम्हारा माल तुमको वापस दिला देंगे। पर यह रस्सी डंडा एक ही बार कारगर होंगे, काम हो गया तो गायब हो जाएगी। हम तो कल भोर भय उड़ जाएंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परियां गायब हो गईं। लड़के ने पहले जमकर पुए खाए, पानी पिया, फिर सोच विचार कर करामाती शंख से कहा, यार मुझे किसी सन्यासी का बाना दिला दे। उसका कहना था कि तुरंत भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, रोली और भभूति का दोना हाजिर। अब लड़के ने क्या किया, उसने सन्यासी का भेष धरा, तिलक तिरपुंड लगाया, फिर झोले में सब सामान छिपाकर अलख निरंजन बम शंकर कहता हुआ गांव की तरफ वापस चला। सन्यासी को आते देखकर लाठी लहराते मुंह पर गमछा बांधे लोग फिर बाहर आए, पर बाबा जी को देखकर ठिठके। फिर मुखिया जी से पूछा कि इसे आने दें कि नहीं। सियाने कहते हैं, राजा जोगी अगिन जल इनकी टेढ़ी रीत, उनको उकसाओ मती, क्या पता शाप ऊप न दे दें।
आखिरकार हाथ जोड़कर मुखिया बोला, बाबा हम गरीब इंसान हैं, फिर भी आपको दक्षिणा में खाए भरे को चावल नून तेल तो दे देंगे, पर आप उसे बाहर ही खा पका लीजिए। महामारी के डर से हमने गांव का रास्ता जो है सो बंद कर रखा है। बाबा बने लड़के ने सोचा कुछ करामात दिखानी ही होगी ताकि गांव में ठिकाना मिल जाए। उसने झोले में हाथ डालकर करामाती शंख निकाला और उससे कहा, लारे एक बोरी चावल और 100 सोने के सिक्के। तुरंत फुरत सब हाजिर। गांव वालों की आंखें फटी की फटी। मुस्कुराकर बाबा बोले, मुखिया जी ये रहा तुम्हारा किराया। रमता जोगी और बारिश का पानी तुम्हारी राजा के लंबरदार की तरह लगान वसूली नहीं करने नहीं आता। दान की एवज में भी कुछ देकर ही जाता है। अब कहो। मोटा असामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैंतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए। फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। मोटा असामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैंतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए। फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। गांव की तरफ से मुखिया जी ने खुद अपने घर के एक कमरे में बाबा जी को रखा और उनको भरपेट भोजन के कराने और उनसे करामाती शंख के किस्से सुनकर वाह वाह करते हुए सब सोने चले गए। बाबा ने करामाती शंख तो झोले में छुपा दिया और ढपोर शंख को बगल में रखकर लेट गए। जैसी कि उनको उम्मीद थी, जल्द ही अंधेरे में उनको बगल की कोठरी से मुखिया और उसके बेटों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुखिया के घर वाले उसके सोते हुए उसका वह करामाती शंख उड़ा लेने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने मुस्कुरा के चादर ओढ़ ली और जोर जोर से नकली खर्राटे निकालने लगे। सो गया साला। मुखिया ने बाबा को सोया जानकर कहा। बेटों से कहा, महामारी के कारण सौदागरों का आना जाना ही नहीं, बाहर गांव जाकर डाका डालना भी बंद है। पर हरामजादे राजा के कारिंदों ने फिर भी नाक में दम कर रखा है कि राजा जी की स्वस्थ ग्राम योजना के नाम पर नया लगान दो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी अलग ग्राम परवाह गुल्लक बना ली है। बाबा को लूटने के बाद इसे हम लोग ठिकाने लगा देंगे। फिर महामारी के खत्म होते ही जादुई शंख से भरपूर दान दहेज निकलवा कर सबसे पहले कोई भी बढ़िया लड़का मिले तो सबसे पहले तुम्हारी भेंगी बहन का ब्याह कर दूंगा, फिर आगे सोचेंगे। क्यों बहुरिया? राजा की सुंदर जिद्दी लड़की की तरह हमारी बेटी नाई है जो किसी पंडित दूल्हे के इंतजार में कुमारी बैठी रहेगी। मुखिया की बीबी बोली। इसके कुछ देर बाद लड़के बाबा के कमरे में चोर कदमों से घुसे। कुछ देर वे पास खड़े होकर थाह लेते रहे कि बाबा सोया है कि जागता है, पर बाबा ने और जोर से खर्राटे मारने चालू कर दिए तो वे उनके पास रखा ढपोर शंख लेकर चल दिए। उनका जाना था कि बाबा जी ने करामाती रस्सी और डंडे को कहा, लगा कुदक्का, रस्सी डंडा, फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी ने जा बांधा और डंडा उनका भुरकुस बनाने लगा। हाय हाय दुहाई मची तो बाबा बोले, भला चाहते हो तो चुपचाप मेरा शंख वापस करो और अपनी ग्राम परवाह योजना का गुल्लक फोड़कर पैसा सबको लौटा दो, वरना अभी तो मुंडा ही फोड़ा है, अब राज दरबार जाके तुम सबका भांडा फोड़ देता हूं। मुखिया ने पगड़ी लड़की के पैर पर रखी और बेटों से कहा कि सब माल लौटा दें और गुल्लक भी फोड़कर सबका दिया वापस कर दें। भांडा फूट गया तो उनकी भेंगी बहन को कोई लड़का न देगा। इस प्रकार शंख वापस मिल गया तो अपनी रस्सी डंडा झोली समेट कर बाबा जी चलते बने। गांव के ओझल होते ही लड़के ने इस बार करामाती शंख से ज्योतिषी पंडित का भेष मांगा और एक ठो बैलगाड़ी भी। दोनों हाजिर। गाड़ी में बैठकर बढ़िया धोती कुर्ता पहने पगड़ी तिलक लगाए लड़का अब चला राजा के महलों को। दरबान ने लड़के से परिचय पूछा तो उसने कहा, हम बहुत ऊंची जात के पंडित हैं, हमारी क्वालिफिकेशन तो बस राजा साहेब और उनके दरबारी विद्वान ही समझ सकेंगे, हमको उधर ले चलो। भीतर से आज्ञा हुई कि पंडित है तो उसे भीतर भेज दिया जाए। राज दरबार में राजा सहित सब मुंह लटकाए बैठे थे। तुनुक मिजाज राजकुमारी से शास्त्रार्थ में देश के सारे विद्वान हार चुके थे, जो नए पंडित की परीक्षा लेने को राजा की गोद में बैठी हुई थी। राज पंडित ने कहा कि पहले कुल गोत्र प्रवर बताओ। लड़का बोला, वह सब तो मेरा शंख भी बता देगा। झोली से उसने ढपोर शंख को निकालकर कहा, बता दे इनको कि मैं कौन हूं। यह सुनना था कि उसका ढपोर शंख चालू हो गया।
लड़के के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की मानद पदवी प्राप्त शास्त्रज्ञ होने की बाबत ऐसे ऐसे करामाती ब्यौरे दिए उसने कि राजा और राजकुमारी लहालोट। आहा, ज्ञानी हो तो ऐसा। कुल, लड़के से पहले धपोर शंख बोल पड़ा। अहो, इनका कुल तो उच्चतम पंडितों का है, जो सुदामा की तरह धन संपत्ति के लोभ से दूर रहे। माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद इन्हों ही पुरखों की स्मृति में बनवाए प्याऊ में पथिकों को पानी पिलाने का काम दिया गया। इनकी बुद्धि तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर इनको बचपन में कुछ रमते जोगी हिमालय उठा ले गए और वहां केदारखंड में इनको नाना निगमागमों, शास्त्रों, मीमांसा सबकी शिक्षा दी। कुलीन तथा विनम्र होने के कारण अपने श्रीमुख से अपनी तारीफ नहीं करते हमारे श्रीमन। बस फिर क्या था, शहनाइयां बजी, ब्याह हुआ और उसको गद्दी देकर महाराजा तथा रानी वन को चले गए। धपोर शंख की महिमा से ही जब सब कुछ मिल गया तो लड़के ने, जो अब राजा था, अपने करामाती शंख को तो किसी ताक पर रख दिया और बस धपोर शंख को सीने से लगा लिया। राजकाज चलाने के 1000 टंटे लोग बार बार फरियादी घंटा बजाने आ जाते, कहते डाकू बनकर आपके कारिंदे हमको लूट रहे हैं। कोई कहता उधर किसी दूर गांव में खेती सूख रही है। सबको डपट कर या पुचकार कर धपोर शंख हर बार सफाई से चुप करा देता। किसी बड़ी लड़ाई या छड़ाई की खबर आती तो बस धपोर शंख से राजा कह देता कि भरपूर प्रचार कर दुश्मनों के मुख पर कालिख मल दे, और धपोर शंख ऐसी खूबी से यह कर देता कि दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती और प्रजा उनके भेदियों को घुसने ही नहीं देती। दिन आनंद से कटने लगे। 2 बेटे भी हो गए। धपोर शंख को प्रधान खबरी और सभा प्रमुख घोषित कर दिया गया। राजा के बेटे उसको कहते धपोरी चाचा, पर होनी को कौन टाले। एक दिन खेलते खेलते पुराने महल जा पहुंचे। राजा के बच्चों को ताक पर रखा करामाती शंख दिख गया। बच्चे तो बच्चे बोले, ये तो बिल्कुल गोल मटोल ढपोरी चाचा की तरह दिखता है। फिर तुरंत झगड़ पड़े कि यह वाला कौन लेगा। आखिर दोनों भाई राजा के पास पहुंचे, जो उस समय गाना वाना सुनने में लगे थे, कुछ पिनक में भी थे। उन्होंने इशारे से बच्चों को झगड़ा निपटाने धपोर शंख के पास भेज दिया। यह किसी को पता न था कि धपोर शंख को करामाती शंख से पुरानी जलन थी। उसने बच्चों से कहा, यह शंख बड़ा करामाती है, जो मांगोगे वह मिलेगा। बच्चे एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। राजकुंवर थे, उनको क्या कमी। उनको खामोश देखकर ढपोरी चाचा ने कहा, तुम दोनों जिसका जितना भला या बुरा चाहो ये कर देगा। यह सुनते ही शंख को हथियाने के लिए दोनों बच्चे एक साथ एक दूसरे से बोल पड़े, तू मर जा। करामाती शंख बोला, तथास्तु, और दोनों राजकुमार मर गए। जब रानी को खबर मिली तो वह रोती बिलखती आई और उसने ढपोर शंख से पूछा कि क्या हुआ। वह बोला, मैं क्या करता, मैं तो राजा जी का चाकर हूं। कुंवरों ने मुझसे कहा, चाचा झगड़ा सलटा दे। तो मैंने करामाती से कहा, भैया तू ही सलटा, सारा किया धरा इस करामाती का है, मेरा नहीं। आगा बोला। रानी ने करामाती शंख का चूरा चूरा करवाकर उसको नदी में बहवा दिया। फिर राजा जी को जगाया गया। राजा बिगड़ खड़े हुए, पर पहला सवाल था कि बच्चे जो मर चुके थे उनको कैसे जिलाएं। राजा जी ने पूछा तो ढपोर शंख बोला, मैं तो हुजूर बस ढपोर शंख हूं। मुझसे जितना लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें बुलवाना चाहो बुलवा लो, बाकी काम धाम मुझसे नहीं होगा। करामाती शंख तो पहले ही कूट पीट कर बहाया जा चुका था। राजा ने ढपोर शंख को भी चूरा चूरा करके नाली में बहा दिया। रोती कलपती रानी से छुटकारा पाना आसान होता है। उसको जैसा दस्तूर था एक कौवा हंकनी बनाकर जंगल भेज दिया गया। उसके बाद राजा अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि उसके जाने के बाद महामारी में उसकी मां तो कब की मर खप गई थी। झोपड़ी का बस खंडहर बचा था। काफी दिन तक रोता हुआ राजा पैदल पैदल उस गांव को खोजता फिरा, जहां गांव के बाहर भूतहा कुआं होता था, जिसमें 7 सतरंगी परियां रहती थी। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ का गांव। वह गांव तो तभी का उजाड़ हो गया जब ढपोर शंख की मदद से राजकाज चल रहा था। वे डकैत सब तभी आपकी सभा में सांसद बन गए और जाते जाते अपनी ग्राम सुरक्षा निधि से मुखिया जी सारी कुएं भी पटवा गए। राजा हताश पर वापस लौटता तब तक उसके भरोसे के गाड़ीवान ने खबर दी कि अब तक दोनों शंखों के फेंक दिए जाने से निश्शंक होकर डकैत उसकी गद्दी हथिया चुके थे और मुखिया जी राजा बन बैठे थे। गाड़ीवान दयालु जनी था। उसने कहा, हुजूर भला चाहते हैं तो यहीं से जंगल को कट लें। सुनते हैं मुखिया जी ने गद्दी पर बैठते ही आपको रस्सी से बांधकर कोड़ों से पीटने का हुक्म जारी कर दिया है। हम उनसे जाके कह देंगे कि आपको जंगल में शिकार करते समय बाघ उठा ले गया।
एक शोक सभा भी कर देंगे। बात खत्म। इसके बाद राजा को जंगल में अकेला छोड़कर सब वापस चले गए। वह बेचारा अधपगला होकर फिरने लगा। जहां कोई कुआं देखा तो उसकी मुंदेर पर झुककर 7 परियों को पुकारता, अरे परियों, कहाँ हो? परिया तो परिया मन चाहे तभी मिलती है। ऐसे ही किसी राजा जी की पुकार सुनकर थोड़ी भागी आती है, किसी रानी की तरह। सुनते हैं कि उनको पुकारता पुकारता राजा आखिरकार एक दिन खुद भी किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। ढपोरचंद पर बहुत भरोसा करने वालों की यही गति होती है। कहानी गाना गाने वाली हड्डी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया, जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहां तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के 2 बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही धूर्त और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों न अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरे। क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल कर मरे। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई 2 अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें उस जंगली सुअर की मात थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया। इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूं। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू यह भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे, और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय दबेश से भर गया। उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ, यहाँ कुछ देर आराम कर और ये बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने भाई की यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा
कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया, और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वही डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वही दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सुअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाने लगी, ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा। मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। गडरिये ने जब यह गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकल लिया। दुष्ट भाइयों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।